यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ समाजशास्त्र के। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और फुल एक्सप्लेन के साथ उसे हम लोग समझेंगे कि क्या किस आधार पर ये मतलब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य और आपका अपना यूट्यूब चैनल यानी आपका अपना परिवार एजुकेटर आप सोशियोलॉजी में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए पहला प्रश्न लेता हूं। सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विचार और सिद्धांत, संस्कृति और शिक्षा, उद्विकास और प्रगति। तो यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो इससे हम लोग मिलान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मतलब इस आधार पर चेक कर लेते हैं कि क्या सामाजिक परिवर्तन के जो कारक है उसमें क्या हो सकता है। तो जो सामाजिक परिवर्तन है, मैंने वीडियो इसका बनाया भी है लेक्चर, तो आप क्लास इसका देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक की यूनिट की अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट में नाम रख करके बनाया है, तो आप कोई भी यूनिट का चाहिए तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और मैथ के यानी पेपर फर्स्ट के लिए मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्लो विद शेखर पर जाइए, वहाँ पर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। प्रतिदिन वहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाता है, तो वहाँ से भी आप मैथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं देने वाला हूँ, तो थोड़ा सा और इसमें थोड़ा जो क्लास है उसे दे दूँ, उसके बाद तो फिर मैथ भी दूंगा। बहुत ही ईजी तरीके से एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका यानी जो सामाजिक परिवर्तन है। मैं बात करूँ अगर किंग्सले डेविस की, तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन में मेरा जो मतलब है केवल उन परिवर्तन से जो समाज में संगठित ढांचे में होते हैं, अर्थात समाज की जो संरचना है और उसके जो प्रकार में होने वाले परिवर्तन से है। प्रश्न के जो विकल्प दिए गए हैं तो मैं बताऊं आप लोगों को कि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विचार और विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा, उद्विकास और प्रगति, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित है। राइट, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बौना प्रवाह का तात्पर्य है, बौना प्रवाह का तात्पर्य है लिंग आधारित श्रम विभाजन, पति की इच्छानुसार अहम की पुनर्परिभाषा, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, या डी है पत्नी को पीटना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बौना प्रभाव है इसका एक तात्पर्य होता है, इस मीन्स जो लिंग आधारित श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन किया गया था वो इमाइल दुर्खीम के द्वारा किया गया था, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है डिवीजन ऑफ द लेबर। तो जो मैं बताता हूँ, देखिए जो भी मैं पुस्तक का नाम बताता हूँ या जो भी विचारक का नाम बताता हूँ तो प्लीज़ आप उससे नोट डाउन जरूर कर लिया करिए, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में आपके पूछ ही लेता है। ठीक है, तो आप ज़रूर उसे नोट डाउन कर लिया करिए। तो जो बौना प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जो लिंग आधारित श्रम विभाजन है, अगर मैं बात करूं कि अगर औरतों को कह दिया जाए कि आप 40 केजी का कोई बोरी उठा करके यहाँ से वहाँ कर दीजिए, तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर वही काम उन्हें 40 केजी की कढ़ाई, मतलब आप इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर किचन का कोई भी काम है, वजन से वजन का काम, तो वो अकेले कर सकती हैं। आई होपली कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो ये इस प्रकार से एक प्रकार का जो बौना प्रभाव है ये लिंग आधारित श्रम विभाजन पर आधारित है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख चुके थे, 11 नंबर के क्वेश्चन से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें दिसंबर 2006 के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, 2006 के क्वेश्चन भी हैं सम्मिलित इसमें। तो देखिए निम्नलिखित में से किस
समाजशास्त्री ने कहा था कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है। इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, राल्फ डेरेनडॉर्फ, एंथनी गिडेंस। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इमाइल दुर्खीम जो थे उनका जो मतलब जो वास्तविक मतलब कह सकते हैं कि फादर, रियल फादर, तो उन्होंने कहा था कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है। तो इमाइल दुर्खीम को रियल फादर कहा जाता है, समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माने जाते हैं इमाइल दुर्खीम को, तो इन्होंने ही कहा था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? उपलब्धि से, प्रदत्त से, जन्म से या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, औद्योगिक जो समाज है, उसमें व्यावसायिक स्थिति उपलब्धि से प्राप्त होती है। किसी सामाजिक व्यवस्था में वह पद जो एक व्यक्ति के प्रयासों या प्रतिस्पर्धा, विशिष्ट योग्यता, ज्ञान एवं निपुणता द्वारा प्राप्त करता है तो उपार्जित या अर्जित परिस्थिति कहलाती है। राइट, जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, टीचर, डीएम, ये उपार्जित परिस्थितियों के उदाहरण है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि इंजीनियर, अध्यापक, कलेक्टर ये किन परिस्थितियों के उदाहरण हैं? तो ये उपार्जित परिस्थितियों के उदाहरण हैं। तो उपार्जित परिस्थिति क्या होता है? आपको मैंने अभी बताया कि वह पद जो एक व्यक्ति के प्रयास से या बहुता कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा हो, विशिष्ट योग्यता, ज्ञान हो, निपुणता हो, तो जब वो प्राप्त करता है तो वह उपार्जित लक्षण हो परिस्थिति कहलाती है। ठीक, अगर इन परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सक्रिय प्रयास करने पड़ते हैं तथा वह परिस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है तो वह प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। इससे लिंग, आयु, नातेदारी, जाति, प्रजाति, ये जितने भी कारक हैं सब प्रदत्त परिस्थिति का मुख्य निर्धारक होता है। ठीक है, यानी जो हमें हमारे मतलब कि इस तरह से जन्मजात प्रवृत्ति हो वह प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, और जो प्रयास करके या कठिन परिश्रम करके, प्रतिस्पर्धा दे करके अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप उपार्जित परिस्थिति में, जैसे आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आप जेआरएफ में निकल जाते हैं, भगवान करे ऐसा हो, मान लीजिए आप निकल जाते हैं तो ये आपकी उपार्जित परिस्थिति होगी। ठीक है, अगर कहा जाए जैसे आप 8th-9th में पढ़े होंगे कि डॉक्टर के बेटा डॉक्टर, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर, क्लास 8 के साइंस में पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है, उसमें यही दिखाया गया कि भाई जो डॉक्टर का बेटा होता है वो ऑलरेडी डॉक्टर नहीं होता है। तो इन सभी को देखते हुए उपलब्धि जो होती है वह उपलब्धि मतलब किसी भी औद्योगिक समाज में जो व्यावसायिक परिस्थिति जो उपलब्ध होती है वो उपलब्धि से होती है, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सूची को सूची 2 से मिलाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है, तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस जो है वो अगस्ट काम्टे का है, आप इसे मिलान कर लीजिएगा, अगस्ट काम्टे का। और समाजीकरण का जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर ने दिया था। यांत्रिक एकात्मकता और कायिक एकात्मकता ये इमाइल दुर्खीम ने दिया था। उद्विकास का सिद्धांत जो है वो हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। राइट, तो आप इसका मिलान कर लीजिएगा, पुट मैंने नहीं दिया है, बस इसी तरह इसको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्यों से अवगत करवाना होता है
दूसरा है कि मूल्य एवं स्वीकृति सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तीसरा है कि राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं। चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताऊं कि अस्थिरीकरण से सामाजिक जो प्रतिरूप होता है वो किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति या मतलब सुविधाओं, इन सभी से अलग के आधार पर अगर हम परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणी में बद्ध करें तो सामाजिक स्तरीकरण उसे कहेंगे। राइट, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सामाजिकरण के जो स्तर बताए गए थे वो दो बताए गए थे। एक तो प्राणी शास्त्रीय आधार जिसमें लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक, बौद्धिक कुशलता, और दूसरा बताया गया था सामाजिक सांस्कृतिक आधार जिसमें संपत्ति, जिसमें कहते हैं ना अमीर गरीब, इस तरह से, तो व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति, ये सभी के बोलबाला हुआ करते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों से जोड़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। ये नैडल की, मतलब ये इस तरह से लेखक हैं, ये सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। तो ये हो जाएंगे आपके नैडल। तो पहले का चौथा करेक्ट होता है, पहले का चौथा। राइट, नेक्स्ट देखा जाए इसमें कि सामाजिक संरचना वास्तविक के पीछे एक तर्क है। ये तो लेविस्टास का है, आप सभी लोगों को पता है। तीसरा है सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है। ये टालकाट पार्सन्स का है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और चौथा है कि चौथा आप खुद मिला लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट पढ़ें। निम्नलिखित में से संभाविता निदर्शन के शोध प्रारूप का किस से संकेत मिलता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसे आप ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अंश निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन, संगुच्छित निदर्शन या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। तो देखिए, जो निदर्शन है इसको प्रतिचयन कहा जाता है। वह एक रूप में जिसमें समग्र में से प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना ज्ञात होती है या निर्धारित की जा सकती है, तो संभावना मूलक प्रतिचयन कहलाता है। अगर साधारणतः हम ये बात करें कि भाई दैव प्रतिचयन यानी निदर्शन जिसे कहते हैं, प्रतिचयन मतलब निदर्शन, त्वरित दैव प्रतिचयन, बहुचरणीय दैव प्रतिचयन, क्षेत्र अथवा संभाग प्रतिचयन, ये सभी क्या हैं? संभावना मूलक प्रतिचयन विधियां हैं। अगर मैं व्यक्तिगत इकाइयों के एक गुच्छे या समूह चुनाव की विधि का संभाग प्रतिचयन अगर हम कहें, या ऐसे ही होते ही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि संगुच्छित निर्दर्शन से संभाविता निर्दर्शन के शोध प्रारूप का संकेत हमें ये मिलता है कि जो प्रतिचयन है वह किसी न किसी मतलब समग्र में से प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना यहाँ से ज्ञात हो जाती है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा सी, संगुच्छित निदर्शन। संगुचित निर्दर्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। और संगुचित निर्दर्शन को हम लोग संभाग प्रतिचयन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया है? तो नडेल, लेवी-स्ट्रॉस, दुर्खिम, पेरेटो। तो दुर्खिम से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बताया। तो उन्होंने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया था, वो थे दुर्खिम। राइट, यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
निम्नलिखित में से कौन एक शोध अभिकल्प का कार्य नहीं है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये निगेटिव फॉर्म में है। तो पहला है, यह शोधकर्ता को सामाजिक प्रश्नों के अध्ययन की रूपरेखा प्रदान करता है। बी, यह शोध कार्य का क्षेत्र निर्धारित करता है। सी, यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। या डी, यह शोधकर्ता को अध्ययन के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित समस्याओं के पूर्वानुमान की शक्ति देता है। देखिए, अगर मैं आंसर की बात करूं तो सी वाला ऑप्शन मुझे ये मैच कर रहा है, अर्थात यह अध्ययन संदर्भ के बाहर, यह अध्ययन जो है वो संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। यानी शोध अभिकल्प का जो अर्थ है कि रूपरेखा बनाना या नियोजन करना, ठीक, या विवरण को व्यवस्थित करना, यह स्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें निर्णय को क्रियान्वित किया जाना होता है। यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद नहीं करता है। राइट, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आपसे मैं एक प्रश्न करूंगा इसी में से, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ये होमवर्क आपके लिए रहेगा। तो किसी औद्योगिक समाज व्यवसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उपलब्धि से होती है या प्रदत्त से होती है या जन्म से होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखें तो इसका आंसर आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।